क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। 28 जुलाई के करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है जहां पर आपको ये वाली पीडीएफ करंट अफेयर जो सुबह 6 बजे रोज आता है, 10 बजे जो एमसीक्यू आते हैं उसकी पीडीएफ, उस सारे और जो भी नोटिफिकेशन हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, सब आपको यहाँ पे फ्री चैनल पे मिल जाती है टेलीग्राम के कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिए रखा है। और हमारे जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं यूपीएससी यूपी पीसीएस के, ठीक, 2022 मेंस, 2023 जो है आपका कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस का जो है फाउंडेशन ग्रुप, और डेली आंसर राइटिंग, करंट अफेयर मॉड्यूल विद डिस्कशन, और सिर्फ एक डाउट डिस्कशन का भी चैनल है, ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना है तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, सस्पेंशन ऑफ एमपी, जो सांसद होता है, सांसद दो तरीके से होते हैं, एक तो लोकसभा के हो सकते हैं, दूसरे भैया राज्यसभा के हो सकते हैं। तो अभी राज्यसभा में जो है करीबन कितने लोग, आपका जो है 19 लोग अपोजिशन मेंबर जो थे उनको चेयरमैन ने राज्यसभा के उनको हटा दिया, सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। इसके पीछे रूल क्या है? कुछ रूल होगा ना, और वो लोग कुछ कर रहे होंगे तभी तो किया गया है। तो देखो, दो रूल जो है राज्यसभा के चेयरमैन को, पहली बात तो ये है कि वो उनको निलंबित कर सकता है, ठीक। रूल नंबर 255 और रूल नंबर 256। रूल नंबर 55 में ये कहता है कि भैया तुम ठीक ठाक जो है कंडक्ट नहीं दिखा रहे हो हाउस में, एक काम करो, तुरंत विड्रॉ कर जाओ इमीडिएटली, ठीक है ना। ग्रॉसली डिसऑर्डरली टू विड्रॉ इमीडिएटली, आप यहाँ से निकल जाइए। दूसरा ये है कि वो नेम कर सकता है मेंबर को। नेम करना मतलब एक तरीके से जो है नेम अ मेंबर बोलना, ये होता है कि उसको पनिश कर रहा है वो। ये काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है मतलब सदन में, कि इनका नाम लेके बताया गया कि ये जो है यहाँ पर ठीक से काम नहीं चलने दे रहे हैं, जानबूझकर जो है पूरी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको जो है खराब कर रहे हैं। तो ये होता है रूल नंबर 256 के अंतर्गत, ठीक। इसी प्रकार से लोकसभा में भी होते हैं रूल्स, वो अलग रूल नंबर होंगे। वहाँ पर जो है स्पीकर जो महोदय, एक्चुअली स्पीकर और चेयरपर्सन जो राज्यसभा के हैं, राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं भाई साहब? आपके पदेन अधिकारी होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो इन दोनों का ही जो है, ये वहाँ की पुलिस है समझ लो, ठीक। एक रोल, कई सारे रोलों में एक रोल ये भी है कि पूरे हाउस में जो ऑर्डर है, जो व्यवस्था है, वो सही बनी रहे, कोई जो उपद्रव पे ना उतरे, इसकी देखरेख भी जो है स्पीकर लोकसभा में और चेयरपर्सन राज्यसभा में करते हैं, ठीक। मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। और बाकी अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उस मेंबर का, जैसे 19 मेंबर यहाँ निकाले गए, तो इनके खिलाफ इनको सस्पेंड करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, मोशन लाया जाता है सस्पेंड करने के लिए, ठीक। और ये जो सस्पेंशन होता है उस सत्र के, यानी कि उस सेशन से ज़्यादा टाइम का नहीं हो सकता। मान लीजिए सेशन में 10 दिन बचे हैं तो 11 दिन का सस्पेंशन नहीं हो सकता, 10 या फिर उससे कम दिन का ही सस्पेंशन हो सकता है, ठीक। तो ये सेशन मतलब के अंदर ही उसको जो भी सस्पेंशन होगा ये किया जाता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति ए थे, वो सस्पेंड हो गए, जैसे 19 लोग सस्पेंड हो गए, तो एक और प्रस्ताव लाकर इस सस्पेंशन को भी खत्म कर सकते हैं। मान लीजिए 5 दिन का दिया था, तीसरे दिन ही कहा कि यार ठीक है चलो हटो, सस्पेंशन वापस ले लिया जाए, ठीक है। अगला टॉपिक है HIV मेडिसिन शॉर्टेज। HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ये वायरस है, इसकी वजह से एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये जो है आपका एक तरीके से कई सारी चीज़ों से होता है, ब्लड के थ्रू या फिर जो है गलत तरीके से सेक्स के थ्रू जो है ये HIV वायरस एक से दूसरी जगह ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स और वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें देखो, जिनको हो गया है, ठीक, बच्चों को भी हो जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दूध पिलाती माँ है कि क्या उससे, उसके दूध से बच्चे को भी हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है, वो भी एक रीज़न है। ये भी याद रखिए, अभी थंब रूल की तरह याद कर लीजिए, बाद में जो है कहीं आएगा तो मैं इसको पढ़ा दूंगा, या फिर NCERT में पढ़ लेना, ज़्यादा कोई फैंसी बुक में जाने की जरूरत नहीं। NCERT इज़ द किंग, ये समझ लो, इज़ द किंग इज़ द क्वीन, जो मानना मान लो। HIV जो है से सब जो लोग भी ग्रसित हैं वो नाको क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि भैया जो दवाइयाँ हैं वो दे दो। देखो, कोई HIV का क्योर नहीं है, लेकिन जो इसमें होता क्या है कि इम्यूनिटी, आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो इतनी कमज़ोर करता जाता है ये धीरे धीरे वायरस, कि आपको किसी और बीमारी की वजह से आपकी मृत्यु हो जाएगी।
ठीक। तो मतलब जिसको है उसकी मृत्यु हो जाएगी, समझा करिए। तो यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो यूज़ करी जाती है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के लिए। ठीक, तो ये इम्यूनिटी को मजबूत करते रहते हैं, वायरस को कमज़ोर बनाते हैं। ठीक, तो एक बार HIV हो गया तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जड़ से, लेकिन यह है कि आप जो है दवाइयों पे ज़िंदा रह सकते हैं और मोर्टलिटी रेट भी कम किया सकता है। तो ये दवाइयाँ भैया ख़त्म हो गई हैं। जो लोग ग्रसित हैं HIV से, उनकी दवाइयों का नाम समझ लो डोल्यूड ग्रेविर। ठीक है, ये पहला, दूसरा और तीसरा जो लाइन होता है ART कॉम्बिनेशन का, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का, उसके लिए यूज़ किया था। दूसरी होती है नेविरापाइन सिरप होती है, ये बच्चों को दी जाती है जिनमें HIV होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही दवाइयाँ जो है शॉर्टेज में है और नाको को बोला गया है कि भैया जल्दी इसको मंगाओ। ठीक है, क्योर तो कोई नहीं है, संक्रमण का कोई इलाज नहीं है इसका, लेकिन आप इसकी वजह से HIV जो वायरस है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये नहीं हो पाएगा, कम होता रहता है और वायरल लोड जो है कम हो जाएगा अगर आप ये करोगे ART के थ्रू। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और दवाइयाँ भी भैया सरकार मंगाती है, सस्ती मिल जाती है, बाहर से मिल तो जाएगी लेकिन पैसे नहीं तो कैसे करोगे। अगला टॉपिक है जौहर। एक तो जौहर आप लोगों ने सुना होगा पिक्चरों में कि राजपूताना जो महिलाएं होती थी, जब कभी आक्रमण होता था तो आक्रमण होने में मान लीजिए कि वो उनके जो आदमी लोग हैं वो हार रहे हैं। ठीक, तो ज़्यादातर जैसे आप यूक्रेन में देख रहे हो क्या हो रहा है, रशियन जो है जाके यूक्रेन में वहाँ पे जो है मारते हैं लोगों को और औरतों बच्चों के साथ में रेप करते हैं। ठीक, ये हमेशा होता रहा। ये मतलब ये एक, आपने नैनजिंग मैसाकर का नाम नहीं सुना है तो सुनिए करिए। जापानियों ने 1937 में चाइना में घुस के इतना तगड़ा जो है मैसाकर, नरसंहार मचाया और वहाँ की बच्चों से, बेटियों से, जो है महिलाओं से भयंकर जो है रेप, पूरा बहुत ज़्यादा रेप हुआ था। उसको नैनजिंग मैसाकर बोलते हैं। तो ये हमेशा रहा है, जब भी वॉर होता है महिलाएं एक सॉफ्ट टारगेट होती है, महिलाओं का बहुत बड़ा। तो महिलाओं, मतलब ये वॉर होना ही नहीं चाहिए, सीधी बात है। इसमें कोई नहीं जीतता है, कोई नहीं जीतता, मैं बता रहा हूँ। इसमें मानवता की हार होती है। तो इसी, एक तो वो जौहर वाली चीज़ होती थी कि जब वो राजपूता महिलाएं क्या करती थी कि जब उनको पता है कि वो हारने लगे तो वो खुद ही आग में कूद के अपनी जान दे देती थी। तो वो जौहर अलग है। ये जौहर है ट्राइबल समुदायों में क्या होता है, जब किसी से मिलते हैं, जैसे हम आपसे मिले तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ठीक, आप तमिल में चले आओ तो वो कहेंगे वड़क्कम। ठीक, तो उसी तरीके से ट्राइबल समुदाय जो होता है वो एक दूसरे जब मिलते हैं तो वो जब ग्रीटिंग्स करते हैं एक दूसरे को तो जौहर बोलते हैं। ठीक, कुछ ज़्यादातर ट्राइबल समुदाय जौहर बोलते हैं, कुछ जो है अलग भी बोलते हैं, बताऊंगा इसमें। तो 15वीं जो ये प्रेसिडेंट हमारी बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, इनको जौहर ग्रीटिंग दिया गया जब इन्होंने ऑफिस में आई है। जौहर का मतलब होता है कि भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। ठीक, ट्राइबल कम्युनिटी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में करती हैं। जौहर जो है वर्ड का मतलब होता है पेइंग रिस्पेक्ट, हम आपका सम्मान देना चाहते हैं। ठीक, सेवरल ट्राइबल लीडर्स ने ये बताया है, मतलब करते हैं। ट्राइबल जो समुदाय होती है ना, देखो वो वैसे तो प्रकृति के मतलब उपासक होते हैं, नेचर वर्शिपर होते हैं, लेकिन ये सरना रिलीजियस कोड को भी फॉलो करते हैं। हाँ, वैसे तो ये किसी भी कहीं पे भी आधिकारिक रूप से धर्म नहीं है इनका, ऑफिशियल जो है औपचारिक रूप से सरना रिलीजियस कोड, लेकिन ज़्यादातर फॉलो करते हैं। और जौहर का जो वर्ड है वो ग्रीटिंग से रिलेटेड है। झारखंड में 32 जो जनजातीय समुदाय हैं वो जो है अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन सभी जो है जौहर वर्ड का उपयोग करते हैं नमस्कार और इस तरीके से ग्रीटिंग करने के लिए। क्रिश्चियन ट्राइबल्स भी इसका उपयोग करते हैं। और जौहर जो है आपका यूज़ किया जाता है संथाली, मुंडा और हो कम्युनिटीज़ में। मैंने आपको बताया संथाली, मुंडा, हो, बहुत ही सिमिलरिटीज़ हैं इन सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। और ओरान जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो जय धर्म भी यूज़ करते हैं और जौहर भी यूज़ करते हैं। जैसे एक दूसरे बोलेंगे जय धर्म तो वो कहेंगे जय धर्म, वो कहेंगे जौहर तो वो कहेंगे जौहर। तो ये चीज़ भी है, इसमें याद रखिएगा। ठीक, अगला टॉपिक है हर घर तिरंगा। आप लोगों को मैंने बताया था 22 जुलाई 1947 को हमारा जो है फ्लैग को अडॉप्ट किया था हमने। ठीक, तो उसी दिन जो है मोदी जी ने कहा कि 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त 2022 को, तो 13 से लेके 15 अगस्त तक आप लोग को क्या करना है, अपने घर पर तिरंगा लगाना है। ठीक, तो इसलिए कई सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, तिरंगा की अवेलेबिलिटी हो,
ठीक, कपड़े का, क्योंकि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है उसमें एक तिरंगा कैसा होना चाहिए, किस कपड़े का, किस चीज़ का बना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं, उसकी उल्लंघन नहीं हो सकता। और सरकार ये चीज़ जानती है कि उल्लंघन हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे। हर घर तिरंगा अगर हम कैंपेन चलाएंगे तो सब लोग चाहिए ना, तो फिर कुछ चीज़ें चेंज कर लेते हैं, पॉलिएस्टर का बन जाए, वो सब उन्होंने चेंज किया, हम लोग ने कवर किया था करंट अफेयर में। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब जो कंपनियाँ हैं उनको जो अपने पिछले 3 साल के एनुअल जो एवरेज आता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, जो भी उनको लाभ हुआ है, शुद्ध लाभ हुआ है पिछले 3 सालों का एवरेज, मान लीजिए एक साल 100 हुआ, दूसरे साल 200 हुआ, तीसरे साल 300 हुआ, तीनों को जोड़ दो तो कितना 600 हुआ, 3 साल का कितना 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये एवरेज प्रॉफिट हो गया 3 साल का एनुअली, ठीक। और इसका जो है कम से कम वो लोग 2% उनको जो है CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनको खर्चा करना चाहिए, ठीक। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत संशोधन करके डाला गया था। तो अभी जब फ्लैग व्लैग की बातें हो रही है, हर घर तिरंगा लगाना है, तो सरकार ने ये कहा है हम ये कंपनीज एक्ट में संशोधन करते हैं और जो भी आप एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे हर घर तिरंगा कैंपेन को आपको प्रमोट करना है, कुछ फ्लैग बनवा रहे हो या फिर लोगों को एजुकेट कर रहे हो, तो वो सब कुछ जो है आपका इसके CSR एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाएगा। और कंपनीज एक्ट के अंतर्गत शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 कहता है कि संस्कृति को बढ़ाने के लिए आप एजुकेट करते हो किसी को, तो उसमें भी आप CSR एक्टिविटी, CSR में जो है पैसा खर्चा कर सकते हो, ठीक। मान लीजिए जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हर घर तिरंगा, ये हमारा एक कल्चर है कि हम राष्ट्रीयता को, राष्ट्रवाद को जो है बढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए एजुकेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक। तो शेड्यूल 7 में जो है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आप CSR का पैसा इसमें उपयोग कर सकते हो। अब मुझे लगता है पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 2013 में जो आया था प्रॉफिटेबल कंपनीज, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा, 75वां इंडिपेंडेंस डे जो है हमारा होने वाला है 2022 में। अगला टॉपिक है फैमिली कोड अमेंडमेंट बिल 2022। अब देखो, परिवार न्यायालय आपको पता है जो है देश में अलग अलग जगहों पे बनाए गए हैं, ठीक। लेकिन 3 फैमिली कोड हिमाचल प्रदेश के और 2 फैमिली कोड नागालैंड के ऐसे थे जो बना तो दिए गए थे, लेकिन केंद्रीय जो सरकार है उसके द्वारा लॉ की एक अधिसूचना के अंतर्गत ये बताया नहीं गया था कि ये लोग भी लीगली कवर्ड हो गए, मतलब कानून के दायरे में आ गए। वो वर्क तो कर रहे थे पहले से, 2018 से कर रहे थे नागालैंड वाले, हिमाचल प्रदेश वाले 3 जो जगह हैं वो 2019 कर रहे थे। लेकिन हर चीज़ जो देश में चलती है वो रूल ऑफ लॉ की वजह से चलती है, कानून के शासन की वजह से चलती है, और वो कानून का जो है विस्तार इन फैमिली कोड्स को अपने दायरे में नहीं ले रहा था, ठीक। तो वही अमेंडमेंट करके अभी कर दिया, सिंपल सी बात है, और इसमें कोई ज़्यादा जो है आपको समझने की जरूरत नहीं है। और इसमें यह भी एक चीज़ समझ लो कि भैया फैमिली कोड स्टेट में बनी भी हुई है, तब भी उसको केंद्र की जो लॉ है उसके अंतर्गत लाना पड़ेगा, और इसको लाया गया है रेट्रोस्पेक्टिव रूप से, क्योंकि पहले चल रही थी तो पहले से भाई कुछ डिसीजन भी दे दिए गए होंगे, ठीक। तो वो डिसीजन भी आपके मान्य होंगे, ये भी इस अमेंडमेंट के जरिए डाला गया है, पूर्वव्यापी प्रभाव से हिमाचल प्रदेश और जो है नागालैंड में लागू किया गया है, ठीक। 2008 से था नागालैंड में और 2019 से थे ये हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना, ठीक। अगला टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनाने का जो तरीका है, ठीक, जो एनर्जी उसमें लगने वाली है हाइड्रोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस में, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस में जो एनर्जी यूज़ होगी वो अगर ग्रीन है तभी ग्रीन हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन खुद में हरा नहीं हो जाता, समझो, खुद में वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं हो जाता है, मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, क्योंकि और भी टाइप के हाइड्रोजन होते हैं। ये तो ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, क्लाइमेट फ्रेंडली है, क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रोलाइजर का जो बिजली इसमें दी जा रही है वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब के थ्रू, अक्षय ऊर्जा के थ्रू आ रही है, ठीक। अगर यहीं जो है आपका जो है कोल के थ्रू आने लगे, ठीक, या फिर बाकी किसी कारण उससे आने लगे, तो इसी प्रकार से जो है ग्रे हाइड्रोजन भी होता है और ब्लू हाइड्रोजन भी होता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक। तो वो फिर आपका किसी और सोर्स से आ रहा होगा इलेक्ट्रोलाइजर को चलाने के लिए, तो वहाँ पे इसको हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन से ग्रीन, अब हाइड्रोजन अगर क्लीन एनर्जी से बन गई, फिर हाइड्रोजन का आप जो है सेल बना लो, ठीक। सेल बना के आप उसको उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, उसको गाड़ी में लगाओ, तो उससे क्या होगा कि आप जो आउटपुट होता है उसका, उसमें कोई भी कार्बन गैस जो है नहीं निकलती, क्योंकि हाइड्रोजन गैस मान लीजिए जो है क्या निकालती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आउटपुट, कार्बन का कोई उत्सर्जन होता ही नहीं है, तो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन बनाओ तो भैया अच्छे से बनाओ ना, ठीक। देखो इसको एक और एग्जाम्पल से अगर आपको समझाऊँ
तो मान लो हम हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलाने लगे, पूरे जो देश में जो भी लकड़ी उकड़ी से हम जलाते हैं तो कार्बन उत्सर्जन होता है, ये कहा जाता है, ठीक, लकड़ी काटते हैं उससे कार्बन उत्सर्जन होता है, तो हम चेंज करके हम इलेक्ट्रिसिटी पे चले जाएं, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पूरी कोयले से बना रहे हैं ना, तो वो फिर हम कार्बन उत्सर्जन या फिर क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से नहीं लड़ रहे, हमें जो है एनर्जी बनानी पड़ेगी ग्रीन सोर्सेज से, क्लीन सोर्सेज से। तो वहीं यहाँ पर जो है ONGC ने MOU यानी कि समझौता ज्ञापन किया है, एक कंपनी है मैसर्स ग्रीनको जीरो सी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। और इसकी वजह से दोनों लोग रिन्यूएबल ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया, जो भी ग्रीन हाइड्रोजन का डेरिवेटिव होता है वो सब बनाएंगे। और इसके थ्रू जो है, जो देश का एक टारगेट है इंडिया का कि 5 मिलियन 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन हमें हर साल बनाना है 2030 तक। ONGC का भी एक एनर्जी स्ट्रेटजी 2040 के अंतर्गत, मतलब ये ग्रीन हाइड्रोजन बनाना, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो भी ये पूरा कर पाएगा। अगला टॉपिक है सूर्य मित्र डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये सूर्य मित्र कौन है? सोलर से संबंधित इनको फिटिंग करना, लगाना, इंस्टॉल करना, जो लोग हैं उनको जो स्किल्स दी जाती है ये सब फिटिंग विटिंग करने के लिए, सोलर मॉड्यूल ये सब, तो उनको सूर्य मित्र बोला जाता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी है वो इसको इम्प्लीमेंट करती है, इस प्रोग्राम को, किसके साथ में मिलकर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जो कि गुरुग्राम में, उसके साथ 2015-16 से कर रही है, कोई नई स्कीम नहीं है। इसमें जो लोग सूर्य मित्र बने थे, मतलब जिन कैंडिडेट को स्किल दी गई, कौशल दिया गया, सोलर पावर पैनल लगाना, इंस्टॉल करना, संचालित करना, मेंटेन करना, ये टेक्नीशियन, ये सबको, तो ये करीबन 51,000 थे। लेकिन एम्प्लॉयमेंट 26-27 हज़ार लोग को ही मिला, तो 50% का ही रेशियो है जून 2022 तक के आंकड़े हैं ये, ठीक। तो ये ध्यान रखना सूर्य मित्र कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आज का, इन्वायरमेंट से संबंधित है, रामसार साइटें। देखो, आर्द्र भूमियाँ वो होती हैं, वेटलैंड, जहाँ पर पानी जो है पूरे साल या फिर जो है ज़्यादातर साल भरा रहता है। तो उसमें होता क्या है कि जैसे ये जगह है, ठीक है, अभी मान लीजिए वाटर टेबल यहाँ पर है, वाटर टेबल यहाँ पे है ज़मीन के, तो ये यहाँ पे आपका ये पूरा ये सरफेस था, ठीक। तो ये अगर वाटर टेबल ऐसे हो जाए, पानी वाटर टेबल जो है ये ज़मीन के ऊपर आ जाए, तो ये आर्द्र भूमि बन जाती है भाई। इसके कई सारे जो आपको तालाब हो गया, रिवर भी उसमें आ सकती हैं, ठीक है, तालाब हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी वेटलैंड्स में आते हैं, आर्द्र भूमियों में आते हैं, ठीक। ये मैंने सिंपल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता दिया। अब इसके बाद ये भारत में कई सारी आर्द्र भूमियाँ बहुत सारी हैं। एक हम लोग जो है अमृत सरोवर भी करके स्कीम चला रहे हैं, ठीक है ना, बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में बहुत सारी आर्द्र भूमियाँ हैं, उसमें से जो ऐसी कुछ आर्द्र भूमियाँ जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हों, जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा हो, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो वो वाली आर्द्र भूमियाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनका कुछ महत्व होता है, ठीक। तो उसके लिए क्या करते हैं कि भारत से जो है प्रपोजल भेजा जाता है आपका रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत कि भैया ये कुछ आर्द्र भूमियाँ हैं जिनके पास में जो मतलब काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जैव विविधता बहुत है, स्पेशीज़ फ्लोरा एंड फौना काफ़ी है। तो रामसार साइट में फिर उनको प्रपोजल के बाद जोड़ा जाता है, कुछ ये देखी जाती है कि हाँ भैया मापदंड पूरे कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से पहले भारत में 49 थी अभी तक जो डेजिग्नेटेड थी रामसार साइट पे। रामसार साइट का मतलब ये हो गया, ये वो वाली वेटलैंड है जिनका इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, इतना समझ लीजिए, ठीक। और इसमें अभी और 5 जुड़ गई हैं जिनका नाम है पीछावरम मैंग्रोव, साके सागर MP में है, पल्ली करनाई मार्श जो है आपका ये है, पाला वेटलैंड, और करिकिल्ली बर्ड सेंचुरी, ठीक। तो ये आपकी तमिलनाडु में कौन कौन सी हो गई? करिकिल्ली, पल्ली करनाई और पिछावरम। और एक मिज़ोरम में है पाला वेटलैंड, ये मिज़ोरम वाली होगी, और साके सागर आपकी मध्य प्रदेश में। 54 अब जो है देश में आर्द्र भूमियाँ हो गई जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है वो भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब जो रामसार साइट्स है ना भारत में, इनका एरिया हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। इनका एरिया हो गया 11,000 स्क्वायर किलोमीटर, 11,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि भारत में जितनी भी आर्द्र भूमियाँ है ना उसका 10% है। तो ये सीट साइड का क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि अगर मान लीजिए जो रामसार साइट्स हैं उनका एरिया 11,000 स्क्वायर किलोमीटर है और ये 10% है पूरे देश में जो आर्द्र भूमियाँ हैं उसका, वेटलैंड्स का, तो बताइए पूरे देश का जो है क्षेत्रफल कितना है वेटलैंड का? सी साइड क्वेश्चन है, जरूर सॉल्व करके बताइएगा, सिंपल सा है, ठीक।
और देखिए जो ये आर्द्र भूमियाँ जो रामसार साइट्स हैं ये 18 स्टेट्स में, और साउथ एशिया में हमारे यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा साइट्स हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। 54 साइट सबसे ज़्यादा है। दो चीज़ें हैं इसमें देखो, एक तो नंबर है, नंबर ऑफ साइट्स कितनी है, और दूसरा एरिया है, ठीक। ये क्यों बता रहा हूँ अभी समझना। नो अदर साउथ एशियन कंट्री हैज सो मैनी साइट्स, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीन है, हमारे पास जो ज्योग्राफी है बहुत ज़्यादा बड़ी है, और ये भी है कि ट्रॉपिकल डाइवर्सिटी भी है भाई, उष्णकटिबंधीय विविधता भी है। दूसरी चीज़, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है, जहाँ पर ऐसी कंट्री कौन सी है जिसके पास बहुत ज़्यादा जो है वेटलैंड्स का एरिया है, ठीक है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा एरिया है, तो वो है बोलीविया, साउथ अमेरिकन कंट्री है, और इसके पास 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपका रामसार साइट्स का एरिया है, सबसे ज़्यादा ही हो गई। और इंडिया से देखो कई सारी जो है छोटी कंट्रीज़ भी है, जैसे यूके 175 रामसार साइट्स हैं, मैक्सिको 142 रामसार साइट्स हैं, इंडिया से काफ़ी छोटे हैं, लेकिन उनकी वहाँ पे ज़मीन कम है, ठीक, और जो है वेटलैंड ज़्यादा है वहाँ पर, तो उनको जो है रामसार साइट्स में जोड़ा गया है। बोलीविया में एरिया वाइज सबसे ज़्यादा, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होंगी। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है भारत पूरे धरती के नियर अर्थ ऑर्बिट में है आपका, ये 400 किलोमीटर जो धरती की सतह है उससे ऊपर है, ठीक। ये क्यों भैया बनाया गया, ये एक तरीके का एक लेबोरेटरी है समझ लो। इसमें क्या होता है कि जीरो ग्रेविटी में रहकर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जो कि फ्यूचर स्पेस में जो होने वाले हैं एक्सपेडिशन, वहाँ पे हम लोग उपयोग करेंगे। साथ ही साथ जो है कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं कि देखे जाते हैं भैया स्पेस में चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, तो उसको भी जो है यहाँ पर लेबोरेटरी में उस एटमॉस्फेयर में उस जीरो ग्रेविटी में जो है टेस्ट किया जाता है। तो उसको चलाने के लिए कई सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक, जैसे कि यूएसए है, यूरोप है, यूरोप पूरा उसमें कई सारी कंट्रीज़ हैं, तो यूरोप स्पेस एजेंसी का नाम आपने सुना होगा, रशिया है, ठीक, कनाडा है, जापान है, तो ये सब लोग मिलकर इसको जो है चलाते हैं, संचालित करते हैं, अपने अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1998 में चालू हुआ था। इसका जो अभी वो है कॉन्ट्रैक्ट है कि सब लोग कब तक चलाएंगे, तो वो 2024 तक का है, ठीक। और वैसे जो है इस सभी मतलब जितनी कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि 2030 तक हम लोग इसी तरीके से प्रोफेशनली काम करते रहें, लेकिन अभी जो अगला टर्म है वो ख़त्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का 2024 में। और रशिया का हम लोग ने करंट अफेयर में इसको जो है पढ़ा भी था पहले, और फिर से मतलब यहाँ पर जो नए आए हैं यूरी बोरिसोव, ये स्पेस चीफ हैं रशिया के, उन्होंने कहा कि 2024 के बाद हम ISS ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इससे हम अलग हो जाएंगे, ठीक, अलग हो जाएंगे, हम अपना बनाएंगे 2030 तक, हम आपसे अलग होने वाले हैं। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने 1-2 दिन 4 पहले जो है चाइना वाला भी पढ़ा था कि वो भी अपना स्पेस स्टेशन अलग बना रहा है, अकेला देश बना रहा है, समझ रहे हो। तो ये भी एक बात है। और रशिया जो है 2030 तक कोशिश कर रहा है, अब यहाँ से रशिया हटने वाला है, तो मे भी हो सकता है कि इंडिया को मौका मिल जाए, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, इंडिया को मौका मिल जाए कि रशिया हटे तो इंडिया फिर यहाँ पर काम कर सकेगा। इंडिया भी तो गगनयान जो है अपना लॉन्च करना है, इसमें स्पेस टूरिज्म की भी बात कर रहा है इंडिया, ठीक है। और जो है ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट, और इंडिया एक तगड़ी स्पेस पावर है, तो इसके लिए हो सकता है कि रशिया हटे तो शायद इंडिया को इसमें जगह मिल जाए, इंडिया वाले चले जाए। तो इसमें 7 तो ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं जो हमेशा वहाँ पे रहते ही रहते हैं और जो है काम वाम करते हैं, और चाहे कुछ भी संबंध रहे हो यूएसए के रशिया के बीच में, ठीक, रशिया ने कुछ भी किया हो, लेकिन हमेशा यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये लोग पीसफुली काम करते रहे जो है प्रोफेशनली। बट अभी जो है रशिया ने बोला है कि हम अलग हो जाएंगे, ठीक। अगला टॉपिक है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, रक्षा अधिग्रहण परिषद। इसका मेन काम क्या होता है कि डिफेंस के सेक्टर में जो भी चीज़ें खरीदनी है, जैसे ये जो है राइफल खरीदनी है, बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदनी है, ड्रोन खरीदनी है, झुंड वाले ड्रोन, इसमें ये सब ऑर्डर दिया गया है, ठीक। तो ये सब खरीदना डिफेंस से संबंधित जो है, इसको खरीदने के लिए जो ये काउंसिल है, परिषद है, ये आदेश देता है कि भैया हाँ ठीक, इन चीज़ों को, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन्होंने प्रपोजल दिए कि भैया हमको ये रिक्वायरमेंट है, डिफेंस अधिग्रहण काउंसिल बैठेगी, ठीक है, एक एक चीज़ को जो है वहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा, फिर उस पर कहा जाएगा अच्छा यार ये इतने की दे रहा है, ये इतने की दे रहा है, ये इतने खरीद रहा है, ये DRDO से, हम भारत से लें कि बाहर से लें, भारत में बन रहा है तो भारत में किससे लें,
ठीक। तो उस पर फिर बातचीत होके फिर फाइनली वो कहता है ठीक है, ये फला फला, जैसे यहाँ पे इसने कहा कि 28,000 करोड़ रुपया जो है हमने ये डिफेंस से संबंधित कुछ चीज़ें खरीदारी करनी है, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, तो उसके लिए पैसा हमने निकाल दिया है। तो ये परिषद फिर फाइनली डिस्कस करती है, फिर खरीदारी होती है। ठीक है। इसके हेड कौन होते हैं? इसके हेड होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, जो कि अभी राजनाथ सिंह जी हैं। ये चीज़ आपको समझना है। और बाकी यहाँ पे वही सारी चीज़ बताई गई हैं, बुलेट प्रूफ क्या क्या खरीदा गया होता है क्या, बाकी मेन चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है। ठीक। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। जो ये मार्केटिंग वाली चीज़ है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको पूरा जरूर देख लेना। उसमें अगर आप ज्वाइन नहीं भी करते हो मान लो पेड ग्रुप को, तब भी जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है उसका उपयोग करते हुए खुद से जो है आप एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक। और आज का जो और देखिए, ये 2023 वाले में बताना चाहता हूँ कि जो आपका आप 5,000 रुपये देके इनिशियल इंस्टॉलमेंट देके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओवरऑल फीस ज़्यादा है, इसमें इंस्टॉलमेंट का सुविधा है, बाकी में नहीं। बाकी बहुत ही कम फीस है। क्वालिटी और मतलब जिस तरीके से संगठित तरीके से हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से। ये बैंक डिटेल्स हैं, 9650347272 नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हो, जो है कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, कोई अगर डाउट होता है तो। और आज का जो मोटिवेशनल कोस्ट है जो मोटिवेशनल कोट है वो क्या है? बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए। ठीक है। बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए, ज़िंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी रखिए। ठीक। जारी रखिए, बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए, ज़िंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी रखिए। ठीक है। टेंशन मत लो, कोई आते रहेंगे, कोई आपको परेशान करेगा, कुछ भी करेगा। कई लोग आते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपको परेशान करेंगे, आपका पेशेंस टेस्ट करेंगे। उनसे तुरंत हट जाओ। आप तैयारी कर रहे हो ना, मैं आपको सच बताऊं, इस तैयारी में जो नकारात्मक लोग होते हैं, जिनको आप समझाने की कोशिश करते हो लेकिन नहीं समझते, आप उनको मौका दो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार मौका दोगे? वो सुधरने वाले नहीं। अगर उनको सुधरना होता वो 3 बार में सुधर जाते। 3 बहुत बड़ा वो होता है। ठीक। तो आप उनको कुछ कहो मत, उनसे दूरी बना लो, क्योंकि वो तो सुधरेंगे नहीं, आपको जो सुधरने वाला था वो भी बर्बाद कर देंगे। तो उनसे जो है आप मौका दीजिए पूरा। और फिर भी उनसे कोई बातचीत करे बस ठीक है, हाँ हेलो करो, लेकिन उनसे दूर रहो, ये बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा दिल पे बोझ उनके लिए लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने उनको ऑलरेडी बहुत बार मौका दिया। लेकिन उनका भाई वो नहीं होता है, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं हर किसी के जो है दिमाग में घुसने वाली, या फिर कुछ ईगो होती है, कुछ जो है ऐंठ होती है किसी की मतलब कुछ होता है कि ऐसी हैबिट्स होती है जो उनको कभी किसी ने बताया नहीं तो कभी सुधरे नहीं। उनको लगता है वो सही कर रहे हैं, लेकिन वो बदतमीज होते हैं, वो एटिकेट्स उनके पास नहीं है, मैनर्स नहीं है। ठीक। कोई बता भी रहा है तो उसको तब भी नहीं सुनना, उल्टा जो है उनसे भी बदतमीजी दिखानी है। तो ऐसे केस में इन लोगों से दूरी बनाइए। एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। ठीक। आपका पूरा दिन खराब कर देगी, आपकी पूरी एनर्जी खा जाएगी। उससे बढ़िया है दूरी बनाओ और अपना सुधार करते रहो। खूबसूरत जंग है, जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे वंदे मातरम।